सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होना है, अदालतों में कुछ नहीं होना है, आंदोलन से सब होना है। दिल्ली हाई कोर्ट में तो इतना बुरा माहौल हो गया। अभी भी आपने देखा होगा कुछ जजेस ट्रांसफर हुए, ऐसी बातें हो रही हैं दिल्ली हाई कोर्ट के प्रीमिसेस में। उड़ीसा हाई कोर्ट में एक जज साहब के बारे में ये बताया जा रहा है कि उनकी डिग्री नकली है, मोदी जी की तरह। वो जज बन गए, वो प्रधानमंत्री बन गए और बोल रहे हैं डिग्री नकली है उनकी। दिल्ली हाई कोर्ट में इस तरह का भौकाल मचा हुआ है इस वक्त कि कौन जज क्या कर रहा है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। किस जज के ऊपर क्या प्रेशर है मेरे दिल में है नाम उजागर करना, कौन कौन व्यक्ति क्या क्या कर रहा है मुझे जानकारी भी है। ट्रांसफर क्यों हो रहे हैं धड़ाधड़। अभी एक जज साहब थे, वो कहीं से आए दिल्ली में, अभी चंद दिन पहले आए, अब उनको वापस भेज दिया गया। ये हो क्या रहा है? गवाही का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा फिर। और अभी ये क्रिमिनल केसों में शुरू हुआ है, फिर सिविल केसेस में शुरू होगा। बड़े अडानी अंबानी यूसुफ लुलू अपनी गवाहियां बैठ के अपने घरों से देंगे। अरे मोदी जी और अमित शाह जी को भी तो सबसे बड़ा डर है, कल को इनके ऊपर भी मुकदमे चलेंगे तो क्या ये पाकिस्तान से, कराची से बैठ के गवाही ली जाएगी अमित शाह जी की? कोई मल्टीनेशनल कुछ काम नहीं है। ये लोग एंटी नेशनल हैं जो आके पाकिस्तान की टीम के साथ जाके मैच खेलेंगे। जय शाह साहब, अमित शाह जी और मोदी जी का ये एंटी नेशनल काम नहीं है। एक तरफ हमारे फौजी जान हथेली पे रह के लड़ाई लड़ रहे हैं बॉर्डर पे, और ये जाके उनके साथ हाथ मिला के क्रिकेट खेलेंगे। इस सब चीज़ों के लिए कल जेल नहीं जाएंगे ये सब। आपको क्या लग रहा है ये बचेगा कोई भी? बिहार के नहीं, पूरे देश के जो इलेक्शन के अधिकारी हैं, ERO, सब जेल जाएंगे अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। हमने FIR कराने के लिए अदालत में पिटीशन डाल रखी है, उसमें एफिडेविट भी दे रखा है, और जवाब नहीं मिल रहा है इलेक्शन कमीशन को और दिल्ली पुलिस को कोई अदालत में देने के लिए। बहुत जल्दी FIR भी दर्ज होगी और इसका इंतज़ार नहीं किया जाएगा कि कब सरकार बदलेगी। अभी जेल जाने के लिए तैयार रहें सारे भ्रष्ट अधिकारी। जो सबूत इकट्ठे कर रहे हैं वो भी हम अपनी FIR में लगा के अब अरेस्ट होने का काम और FIR दर्ज होने का काम होना शुरू होने वाला है। हम लोग थोड़ी चोरी कर रहे हैं वोटों की, वोट की चोरी वो करें हम बताएं भी नहीं। मोदी जी की डिग्री की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, मोदी जी की डिग्री पब्लिक डोमेन में है। अमित शाह जी ने तो डिग्रियां दिए तो दी हैं, और क्या चाह रहे हो आप? मगर वो डिग्रियां नकली हैं। ये कहना कि मैं बहुत बड़ा फिलोसोफर हूँ, MA BA हूँ, जबकि तुम नहीं हो, ये है अपराध। अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जी के साथ मिलके जो लाखों लाखों करोड़ की हेराफेरी की है, उसमें जाएंगे वो उम्र कैद, मतलब उम्र कैद क्या, सैकड़ों हज़ारों साल की सज़ा होनी है दोनों को। 14-14 साल भी लगा ली जाए तो अगर 1000 बार 14 साल की सज़ा होती है तो कितनी होगी? 14,000 साल। ये कुछ भी बन जाएं, दुनिया की कोई ताकत, ये किसी देश में जाके छुप जाएं, किसी पद पे चले जाएं, अब एक एक पैसे का हिसाब होगा। ये जाएंगे जेलों में, ये तय है। इसमें कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। दिल्ली के LG ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें प्रावधान है कि अब पुलिस को कोर्ट में नहीं आना पड़ेगा टेस्टिफाई के लिए। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री की डिग्री मांगना या उनको दिखाना ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। इसी के अलावा वोट चोरी को लेकर लगातार आंदोलन हो रहा है। महमूद प्राचा साहब हमारे साथ हैं, ये भी पहले दिन से जो है इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और अब बिहार में जो अपोजिशन है, इंडिया गठबंधन के अलायंस, वो यात्रा भी निकाल रहे हैं और वहाँ पर कई धांधलियाँ भी निकल कर आ रही हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं, इस पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसको थोड़ा समझाइए कि ये क्या है और क्यों ख़तरनाक है, क्यों आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, जब से RSS और BJP की सरकार बनी है, उनका एक डिक्लेयर्ड एजेंडा है कि हमें भारत का संविधान ख़त्म करके और मनुस्मृति लागू करानी है। ये उनका सीधा सीधा एजेंडा है। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था और उसमें सभी को बराबर के हक दिए थे, और हमारे देश की सबसे बड़ी ताकतों में से एक ताकत ये भी है कि सबको बराबर का न्याय मिलेगा, और सरकार के अंतर्गत जो पुलिस और प्रशासन के दूसरे लोग आते हैं वो भी, क्योंकि वो जनता के नौकर होते हैं, वो जनता के साथ ज़्यादती और जुल्म ना कर सकें। ये भारत के संविधान की एक सबसे बड़ी ताकतों में से एक ताकत है कि कानून की नज़र में, जज की नज़र में सब बराबर है। लेकिन जो लोग, दुनिया के किसी भी देश में आप चले जाइए, जो लोग जनता की आवाज़ को दबा के कुछ मुट्ठी भर लोगों को पूरा देश बेच देना चाहते हैं, वो हमेशा पुलिस का और बल का प्रयोग करते हैं। तो अमित शाह साहब और मोदी जी के बारे में तो मेरे ख्याल से अब किसी को शक कोई रह ही नहीं गया है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मुट्ठी भर अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोगों के लिए ही काम करते हैं। पूरा देश उन्होंने एक प्रकार से गिरवी रख दिया है इन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो
पुलिस को ताकत और ज़्यादा ताकत देना अमित शाह जी और मोदी जी की मजबूरी है। उसी कड़ी में हमारे देश के जो 3 बुनियादी क्रिमिनल लॉ के कानून थे, फौजदारी के कानून थे, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, उन तीनों को इस प्रकार से चेंज किया कि पूरे देश में अफरा तफरी फैल जाए। जो वकील हैं 10-10, 20-20, 30-30, 40-50 साल की प्रैक्टिस वाले, वो वापस पहले दिन वाली वकालत में आ जाएं, उनको सेक्शंस के नाम और उन सेक्शंस के अंदर लिखा क्या है ये भी ना पता हो। इससे क्या होगा फ़ायदा? केओस फैलेगा, अफरा तफरी फैलेगी समाज में, पुलिस और ताकतवर होगी कन्फ्यूजन फैलाने से। वो भी काम ना आया क्योंकि बाबा साहब का संविधान इतना मजबूत है। तो उसके बाद एक वकीलों की ताकत कम करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि वकील एक ऐसी जमात है, एक ऐसे संगठन होता है वकीलों का जो कानून और संविधान के माध्यम से आम आदमी को मजबूत और ताकतवर लोगों के खिलाफ भी खड़ा रहने की ताकत देता है। लेकिन सर इसमें एक तर्क ये भी दे रहे हैं कि जब पुलिस अक्सर कोर्ट में आती है तो कई बार देखा है पुलिस और वकीलों की बनती नहीं है। कई दफ़े अभी पीछे मामलात भी हुए थे जहाँ पर पुलिस वालों को मारा भी गया था। तो ये भी एक नज़रिया है कि पुलिस वाले सेफ रहेंगे। और दूसरा, डिजिटल युग है आजकल, सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो लाइव चलती है, दिखाई जा रही है, तो इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, डिजिटल युग का मॉडर्न इक्विपमेंट का प्रयोग अगर बेईमानी के लिए ना किया जाए तभी अच्छा होता है। अगर उसका प्रयोग बेईमानी के लिए किया जाने लगे, अन्याय बढ़ाने के लिए किया जाने लगे, वोट चुराने के लिए किया जाने लगे, तो वो पूरा आतंक मचा सकते हैं। क्योंकि वो छोटे मोटे लेवल पे नहीं, फिर पूरे बहुत बड़े लेवल पे जो उपकरणों का इस्तेमाल होता है और जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है वो पूरे देश में मतलब लूट मार सी मचाने के लिए किसी भी फील्ड में काफ़ी होता है। आपने वकील कभी भी, ये बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूँ, कभी भी, क्योंकि वो कानून जानते हैं ना, तो कभी भी आत्मरक्षा के अलावा मैंने कहीं नहीं देखा कि वकील ने कभी भी किसी के साथ कोई ज़्यादती की हो। एकाध इक्का दुक्का केस तो सब जगह हो जाते हैं, परंतु बाय एंड लार्ज वकील कानून का पालन करते हैं क्योंकि उन्हें कानून पता होता है, और वो दूसरे लोगों से कानून का पालन भी करवाते हैं। भले ही वो जजेस भी जो होते हैं ना, वो वकीलों से ही सीखते हैं। इसीलिए जो जज होते हैं उन्हें ऑनरेबल कहा जाता है और वकीलों को लर्नेड कहा जाता है, यानी कि विद्वान कहा जाता है वकीलों को। अगर आप ऑर्डर्स में भी, जजमेंट में भी देखेंगे तो वकीलों को विद्वान कहा जाता है और न्यायाधीशों को माननीय कहा जाता है। तो वकीलों की जिम्मेदारी यही होती है कि वो हर एक व्यक्ति से कानून का पालन कराएं, और पुलिस से भी कानून का पालन कराने के लिए, कोई पुलिस से या प्रशासन के लोगों से या किसी से भी, वकीलों की कोई ज़ाती लड़ाई थोड़ी होती है। वो तो अपने क्लाइंट के बिहाफ पे ही जो भी बात करते हैं या जो भी कार्य करते हैं वो अपने मजलूम या कमज़ोर क्लाइंट्स को बचाने का, आमतौर पे कमज़ोरों की रक्षा करने के लिए ही वकील खड़े होते हैं। क्योंकि ताकतवर को तो क्या चाहिए, ताकतवर को अदालत थोड़ी आना पड़ता है, ताकतवर तो अपनी ताकत से ही सारे काम कर लेता है। तो जो भी वकीलों की, और इसी चीज़ से जो भी संविधान तोड़ने वाले लोग हैं वो वकीलों से हमेशा डरते भी हैं और वकीलों को कमज़ोर करने की भी चेष्टा करते रहते हैं। अब इसमें होगा क्या? पुलिस स्टेशन में अगर गवाहियाँ होंगी तो आप सोच सकते हैं कि क्या न्याय हो पाएगा? अदालतों के सामने पेश होके गवाह जो है बिना किसी दबाव के गवाही नहीं दे पा रहे हैं आज, क्योंकि उसमें भी पुलिस और प्रशासन की कमी है, क्योंकि वो सुरक्षा का माहौल नहीं समाज में बना पा रहे हैं। जो लोग हैं वो अदालतों में आके तो गवाही आराम से या खुले मन से नहीं दे पा रहे, पुलिस स्टेशन में बैठ के तो जो पुलिस बोलेगी वही करेंगे ना। और कैमरे में, अगर आपके कैमरामैन के पीछे कौन खड़ा है, आशीष के पीछे कौन खड़ा है, नज़र आ रहा है कि हो सकता है कोई मुझे हाथ से लिख के ही बता रहा हो ये सब बोलने के लिए, टेलीप्रॉम्प्टर मोदी जी की तरह लगा रखा हो किसी ने, या फिर किसी ने डराने की मुद्रा में ही खड़ा हो, कोई हथियार लेके ही खड़ा हो कि ऐसे ऐसे बोलना है आपको या ऐसे ऐसे नहीं बोलना है, तो ये नज़र नहीं आएगा। दूसरा, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कैसे एग्जिबिट करना सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। वो कैसे एग्जिबिट कराए जाएंगे, मतलब अदालत भी वही डॉक्यूमेंट देख रहा है या नहीं देख रहा है, अदालत जजेस देख रहे हैं, जो विटनेस को दिखाए जा रहे हैं, ये क्या पॉसिबल है?
उसमें कोई चेंज तो नहीं है। हमारे यहाँ जब कोर्ट में बहस होती है तो हम जेरा भी होती है, कोई भी बहस होती है तो कोर्ट की फाइल में से भी और अपनी फाइल में से मिला लेते हैं, कहीं दोनों सेम ही है, अलग अलग है, क्रॉस चेक करते हैं। कभी भी कर सकते हैं ना हम। और असली जो डॉक्यूमेंट होते हैं वही विटनेस को दिखाए जाते हैं। असली डॉक्यूमेंट पुलिस के हवाले कर दिए जाएं, वो तो कोर्ट में होती है ना, चार्जशीट वगैरह तो सब अदालत में होती है, वही असली डॉक्यूमेंट होते हैं। तो असली डॉक्यूमेंट पुलिस के हवाले कर दिए जाएंगे पुलिस स्टेशन में, जज साहब के पास नहीं रहेंगे, तो वो कभी भी बदल सकते हैं वो डॉक्यूमेंट। तो ये सब इसमें केस को प्रभावित कर सकते हैं आसानी से। बिल्कुल। लेकिन ये किया किस लिए जा रहा है कि जजों से भी ज़्यादा ताकत पुलिस वालों की बना दी जाए, उस लिए हो रहा है। कल को तो अमित शाह साहब ये भी कह सकते हैं कि जज और वकील सब एसएचओ साहब के कमरे में जाके गवाही लेंगे, ये तो वही बात हो गई ना। फिर ओपन कोर्ट का क्या कॉन्सेप्ट रह गया? जो कोई भी आके अदालत में तो कोई भी आके देख सकता है ना, जज साहब न्याय कर रहे हैं या अन्याय कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन में जाके कौन देखेगा गवाही कैसे दिलवाई जा रही है? पुलिस स्टेशन में। और दूसरा एक ये जो भ्रांति फैलाई जाती है कि पुलिस वाले बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं है, ये उल्टा होता है। वकील और जज पुलिस वालों से ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन भ्रांति फैलाई जाती है भ्रष्ट नेताओं द्वारा और भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा कि हम ही लोग काम कर रहे हैं और कोई काम ही नहीं कर रहा। अगर पुलिस वालों की कमी पड़ रही है तो नेताओं की सिक्योरिटी से हटाई जाए ना। नेताओं को क्या जरूरत? अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों के ऊपर हज़ारों करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है, इतनी सिक्योरिटी दे रही है, क्यों दे रहे हैं उनको? सीएम दिल्ली को क्या सिक्योरिटी की आवश्यकता है इतनी जितनी सिक्योरिटी दी जा रही है उन्हें? वो सर अभी उन पे हमला भी हो गया था। हमले की बात नहीं है। हमला अगर पब्लिक लाइफ में है कोई तो लोगों की नाराज़गी भी झेलनी पड़ती है ना, ऐसा थोड़ी है। हमला कहाँ हो गया था? उनके मंत्री खुद बता रहे थे कि काफ़ी देर तक आपने देखा है हमला होते हुए? अभी तो वो केस होने दीजिए, अदालत में जाके पता लगेगा हमला हुआ था, करवाया गया था या क्या था। ये आज बैठ के थोड़ी बताया जाता है। बहुत सारे लोग सिक्योरिटी लेने के लिए भी बहुत सारे काम करते हैं ना। ये तो अदालत में जाके पता लगेगा कि हमला हुआ था, करवाया गया था, क्या नहीं हुआ था। लेकिन वो तो ऑलरेडी सीएम कितना हुआ था। और सीएम को तो ऑलरेडी सिक्योरिटी होती है। अगर सीएम भी सुरक्षित नहीं है तो सिक्योरिटी देने से तो कोई लाभ नहीं हो रहा ना। ज़्यादा पुलिस फोर्स, ज़्यादा गन लगाने से या ज़्यादा अगर 100 लोग जाके सुरक्षा करेंगे एक आदमी को, अगर एक आदमी को नहीं रोक पा रहे तो 100 आदमी कैसे रोक लेंगे उन्हें? बंदूकों से कैसे रोक लोगे आदमी को तुम? तो ये सब दिखावा करने के लिए, भौकाल बनाने के लिए, जो लोग असल में पर्सनैलिटी बड़ी नहीं होती ना उनकी, उनको सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे लेकिन काम तो करते हैं ना सर पुलिस वाले। अभी देखिए जंतर मंतर पे रात को ड्यूटी दे रहे थे, छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहाँ उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। अगर पब्लिक की सुरक्षा में इतना टाइम लगाएं, आंदोलन रोकने के लिए ना लगाएं, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करने के लिए ना लगाएं, तो पुलिस को काम नहीं करना पड़ेगा। ज़्यादातर 90% पुलिस का काम कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में नहीं जाता है, नेताओं की हाजिरी भरने में। अब तो जजेस की भी हाजिरी भरने में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं ना, जजों की भी। अभी निज़ामुद्दीन के एसएचओ साहब ने एक बड़ी एफआईआर कर डाली थी कि हमें सब्ज़ी लेने जाना पड़ता है जज साहब की। ये सब तो नेताओं की चमचागिरी में ज़्यादा टाइम लगता है, लॉ एंड ऑर्डर में और केस की इन्वेस्टिगेशन करने में कम टाइम लगता है। नेताओं की चमचागिरी, ये आंदोलनों के ऊपर लाठीचार्ज करने के लिए, 10 स्टूडेंट्स को रोकने के लिए वहाँ 10,000 की पुलिस लगाने में, इसमें टाइम जाता है। तो इससे में क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार संविधान तोड़ सके आराम से। अगर जो इतनी, देखिए अदालतें भी पुलिस को बहुत लंबी रोक देती हैं, बिल्कुल गलत करते हैं। इससे जो उनकी मंशा है ना अदालतों की कि बेचारे लोग मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, उससे उल्टा होता है। क्योंकि उनको पता होता है अदालतें हम पे सख्ती नहीं अख्तियार करेंगी तो वो काम ही नहीं करते हैं। हर बार हाथ हिलाते हुए पहुंच जाते हैं बिना काम किए कुछ, क्योंकि उन्हें पता है वहाँ से अदालत उन्हें मदद ही करेगी, उनके ऊपर कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं करेगी। इससे क्वालिटी ऑफ वर्क कमज़ोर हो रहा है। जो अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हैं वो कैसे सारा काम भी कर लेते हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन कर लेते हैं, अदालतों में भी पेश हो जाते हैं, सब काम कर पाते हैं। जो अच्छे होते हैं, ईमानदार होते हैं, जिन्हें दूसरे कामों में घूमना है, जिन्हें चमचागिरी करनी है, जिन्हें फटीक करनी है, वो दूसरी जगहों पे ज़्यादा टाइम लगाते हैं। और जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं उनको प्रमोट भी इसलिए किया जाता है। आजकल जो माहौल बना हुआ है कि वो चमचागिरी, सेवा और इलीगल काम, रिश्वतबाजी करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। ये है बुनियादी प्रॉब्लम। ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स को लगाया जाए, जो ईमानदार हैं, और बहुत बड़ी संख्या में पुलिस वाले ईमानदार हैं, उनको आप अच्छे पदों पे बिठाओ, वो सब काम कर लेंगे, कभी शिकायत नहीं करेंगे, अदालतों में भी जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करेंगे, क्योंकि वो काम कर रहे हैं। वो चोरी
और बेईमानी करने में समय नहीं नष्ट कर रहे, रिश्वतबाजी करने में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। वो बुनियादी प्रॉब्लम यहाँ पर है। प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स को आगे लाओ, अब सब ठीक हो जाएगा। तो लेकिन अमित शाह जी और मोदी जी तो चाहते ही हैं बेईमान से ज़्यादा बेईमान लोग आएँ और उनकी बातें सुने। तो अब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने सवाल पूछे। आज के माहौल में दिल्ली हाईकोर्ट एक बहुत ही ज़्यादा, मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है क्योंकि हम भी दिल्ली से ही हैं और दिल्ली में ज़्यादा प्रैक्टिस हमारी दिल्ली में ही है। दिल्ली से बाहर भी सभी हाईकोर्ट्स में जाते हैं, लेकिन दिल्ली में सबसे ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस है। दिल्ली हाईकोर्ट में तो इतना बुरा माहौल हो गया है, और इतना बुरा माहौल हो गया, अभी भी आपने देखा होगा कुछ जजेस ट्रांसफ़र हुए हैं। ऐसी बातें हो रही हैं दिल्ली हाईकोर्ट के प्रीमिसेस में जजेस के द्वारा, जो मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है और मैं बता भी नहीं पाऊंगा कभी। और मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि मैं वो राज जनता के सामने खोल भी नहीं पाऊंगा कभी, क्योंकि उससे जनता का विश्वास हमारी न्यायिक व्यवस्था से उठ जाएगा। लेकिन किसी को परवाह नहीं है। उड़ीसा हाईकोर्ट में एक जज साहब के बारे में ये बताया जा रहा है कि उनकी डिग्री नकली है, मोदी जी की तरह। वो जज बन गए, वो प्रधानमंत्री बन गए और बोल रहे हैं डिग्री नकली है उनकी। मोदी जी की डिग्री नकली है, इस बात के सबूत तो अब जग जाहिर हो गए ना। कितने दुख की बात है। नहीं, अभी कहाँ हुए, अब तो हाईकोर्ट कह चुका है, वो तो पर्सनल उनकी इन्फॉर्मेशन है। अब मैं कह रहा हूँ ये बात, तो मैं कह रहा हूँ अब ये बात साबित हो गई है। कैसे सर, आपके पास कोई सबूत है? मेरे पास सबूत, सबके पास सबूत होता है। जो व्यक्ति अपनी डॉक्यूमेंट छुपाता है वो बेईमान चोर होता है, सीधी बात है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। और जो डॉक्यूमेंट छुपाने में मदद कर रहा है, खास तौर पे उन लोगों के जो पब्लिक लाइफ में है, वो भी कोई ईमानदार नहीं है, चाहे वो किसी भी ओहदे पे बैठा हो, जज हो या आम आदमी हो, वो ईमानदार नहीं है। और दिल्ली हाईकोर्ट का मैं एग्जांपल आपको इसीलिए दे रहा हूं कि दिल्ली हाईकोर्ट में इस तरह का भौकाल मचा हुआ है इस वक्त कि कौन जज क्या कर रहा है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। किस जज के ऊपर क्या प्रेशर है, नहीं है। ये हमारी बार की भी जिम्मेदारी है, दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की, वो भी फेल हो रही है इस मामले में, क्योंकि उनको उजागर करना फ़र्ज़ है। हम जैसे लोग तो अब मजबूरी में नाम उजागर नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा। हम कोई जुडिशल सिस्टम का नुकसान नहीं करना चाहते। मेरे दिल में है नाम उजागर करना, कौन कौन व्यक्ति क्या क्या कर रहा है, मुझे जानकारी भी है। नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करूँगा और अपने आप में मैं जुडिशरी का नुकसान नहीं करना चाहता। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम की ये जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे लोगों का सिर्फ ट्रांसफ़र ना किया जाए? ट्रांसफ़र क्यों हो रहे हैं धड़ाधड़? अभी एक जज साहब थे, वो कहीं से आए दिल्ली में, अभी चंद दिन पहले आए, अब उनको वापस भेज दिया गया। ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है ये? तो ये सब माहौल में ही, इस सब माहौल में ज़रूरत इस बात की आती है कि पुलिस के माध्यम से लोगों को डरा धमका के रखा जाए। इसीलिए पुलिस को ज़्यादा भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत देने का काम किया जा रहा है, ताकि वो जनता को और ज़्यादा प्रताड़ित करें। मैं जनता के सामने एक सबसे महत्वपूर्ण बात अब ये करना चाहता हूँ। बहुत सारी जनता के लोग परेशान हो रहे होंगे क्योंकि अदालतों में उनके मुकदमे नहीं चलाए जा रहे हैं। ये लड़ाई वकील अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। वकीलों को तो फिर भी फीस मिलेगी, चाहे गवाही थाने से हो या पुलिस स्टेशन से हो या अमित शाह जी के घर से ही हो। वकीलों को तो अपनी फीस मिलेगी ना तब भी, लेकिन न्याय नहीं हो पाएगा। आप लोगों के साथ अन्याय होगा। ताकतवर लोग जो येन केन प्रकारेण हर प्रकार की मैनिपुलेशन करते हैं, उनको फ़ायदा होगा। वकील इस समय लड़ाई जो सड़कों पे आके और अदालतों में जाके जो ज़बरदस्त लड़ाई लड़ रहे हैं इस समय, वो सिर्फ और सिर्फ जनता की भलाई के लिए लड़ रहे हैं। ये बात मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ। वकीलों को पर्सनली कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि गवाही कहाँ से होती है, लेकिन जनता को बहुत फ़र्क पड़ेगा। गवाही का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा फिर। और अभी ये क्रिमिनल केसों में शुरू हुआ है, फिर सिविल केसेस में शुरू होगा। बड़े अडानी अंबानी यूसुफ लुलू अपनी गवाहियाँ बैठ के अपने घरों से देंगे, इंग्लैंड से देंगे, केमन आइलैंड से देंगे, लाखों करोड़ रुपए चुरा के जाके बैठ जाएंगे केमन आइलैंड में और वहाँ से देंगे किसी भी जगह। मतलब केमन आइलैंड का तो मैं वैसे ही एग्जांपल, क्योंकि वहाँ टैक्स हेवन माना जाता है इसलिए दे रहा हूँ। किसी भी देश में, नॉर्थ कोरिया तो या किसी भी देश में जाके बैठ जाएंगे ना, चाइना में जाएंगे, पाकिस्तान चले जाएंगे, वहाँ से गवाही देंगे। ये उसका प्रिकर्सर है। मोदी जी और अमित शाह जी को भी तो सबसे बड़ा डर है, कल को इनके ऊपर भी मुकदमे चलेंगे तो क्या ये पाकिस्तान से, कराची से बैठ के गवाही ली जाएगी अमित शाह जी की? तो इन पर मुकदमे क्यों चलेंगे? ये भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? कौन कर रहा है सारा भ्रष्टाचार? अमित शाह जी और मोदी जी तो अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जी के पीछे हैं। ऐसे सब भ्रष्ट लोगों के पीछे कौन है? जय शाह साहब क्या कर रहे हैं?
पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना भी अलाउड हो गया अब। अभी ऑपरेशन सिंदूर की जो राख भी ठंडी नहीं हुई, अभी तो एक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर ऑन है और वो क्रिकेट खेलेंगे क्योंकि माल आ रहा है वहाँ पे। शर्म नहीं आती है? वो तो सर मल्टीनेशनल है ना टूर्नामेंट, तो कोई नेशनल नहीं है, ये एंटी नेशनल है। कोई मल्टीनेशनल कुछ काम नहीं है, ये लोग एंटी नेशनल हैं जो आके पाकिस्तान की टीम के साथ जाके मैच खेलेंगे। जय शाह साहब, क्योंकि पैसा आ रहा है ना वहाँ पे, तो पैसा लूटना, ये एंटी नेशनल नहीं है जय शाह साहब का काम। अमित शाह जी और मोदी जी का ये एंटी नेशनल काम नहीं है। एक तरफ हमारे फौजी जान हथेली पे रह के लड़ाई लड़ रहे हैं बॉर्डर पे, और ये जाके उनके साथ हाथ मिला के क्रिकेट खेलेंगे। ये एंटी नेशनल काम है, ये मल्टीनेशनल काम नहीं है। और पता सर ये भी ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा हो, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद कहा था। हाँ, तो अपने सुपुत्र को पाकिस्तान की टीम से क्या नेगोशिएशन करने भेज रहे हैं? आतंकवाद खत्म करने की बात करने जाएंगे जय शाह साहब मैचेस में? तो ये बताएं देश को, क्या कोई और डील करने जाएंगे? ये भी बताएं। ये कितने लोगों के ऊपर, ये हमारे डोभाल साहब के ऊपर तो कितने इल्ज़ाम लगते ही रहते हैं ना, उनके बेटे के और पाकिस्तान के नेताओं के बड़े बिजनेस संबंध हैं, कितनी बार तो इल्ज़ाम लगे हैं ये। तो क्या जय शाह साहब को भी इसलिए पाकिस्तानियों से सांठगांठ करने के लिए बात कराई जाती है? ये क्लैरिटी से इस सब चीज़ों के लिए कल जेल नहीं जाएंगे ये सब। आपको क्या लग रहा है ये बचेगा कोई भी? जो भी अपराध करेगा, कानून से ऊपर तो कोई नहीं है ना देश में, चाहे अमित शाह जी हो, मोदी जी हो या मोहन भागवत जी हो, मोदी ये कोई भी हो, उसके लिए तो एक कानून भी वो खुद लेके आए हैं कि जो भी भ्रष्टाचारी होगा, या सीएम हो, पीएम हो, मंत्री हो, वो जेल में रहेगा। देखिए, मैं उसके लिए सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। अगर ये इतने ही सच्चे हैं ना, मोदी जी, पीएम और सीएम और कैबिनेट मिनिस्टर्स को, भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाने के लिए इतने ही सच्चे हैं, तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो होते हैं ना, उनको भी पावर दे दें कि उनकी भी कलम से ईडी और सीबीआई रेड करेगी और लोगों को अरेस्ट करेगी, जैसे प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के दबाव में करती है। ईडी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो सीबीआई की, ईडी की और इनकम टैक्स की, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के हाथ में भी दे दें कि वो भी करेंगे, और फिर ये कर लें। मैं सिफारिश करूँगा, मैं आंदोलन चलाऊँगा इस बात का। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को भी बराबर की पावर होनी चाहिए अरेस्ट करते टाइम किसी पॉलिटिशियन को। बस इतनी सी बात है। अगर राहुल जी इस समय लीडर ऑफ द, पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अपोजिशन में है वो, जनता ने उन्हें वहाँ बिठाया है। जनता ने 60% वोट जो हैं मोदी जी के खिलाफ दिए हैं, और राहुल गांधी जी है जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, वो 60% लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। ये बात हम कब से लोगों को समझा रहे हैं, धीरे धीरे करके समझ में आ रही है लोगों के, नेताओं के। जनता को तो पता ही है सब ये। अभी तो हम बोल रहे थे ना, इलेक्शन की चोरी, वोट की चोरी सबसे बड़ी चोरी 1-1.5 साल से बोल रहे हैं ना हम। अगर ये हमारे अपोजिशन पार्टी के लोग हमारी बात पहले सुन लेते तो आज मोदी जी जो हैं जेल में होते, अमित शाह जी जेल में होते, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर ना बने बैठे होते। लेकिन अब वोट चोरी से बने हुए हैं, तो अब आंदोलन हो रहा है। अब देखो आप ये कितनी जल्दी और कितनी देर में जेल जाएंगे। अब तो टाइम का फ़र्क बचा है, बस कुछ नहीं है। जनता जाग चुकी है। और मैं पहले दिन से कह रहा था राहुल जी को कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, तेजस्वी यादव जी को अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जनता ने उन्हें अपने कंधों पे उठा लिया। वहाँ पे कोई क्या पार्टी के लोग वहाँ पे जाके लोगों को ला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, खुद आ रही है जनता। लेकिन सर बोल रहे हैं ना, सबूत नहीं दे पा रहे हैं, एफिडेविट नहीं दे पा रहे, शपथ पत्र नहीं दे पा रहे हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंट है तो दीजिए, चुनाव आयोग तो मांग ही रहा है। देखिए, मैं तो कानून का एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं कानूनी बात ही बता सकता हूँ। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ज़ीरो जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग की 100% जिम्मेदारी है वोटर लिस्ट को सही रखना। अगर कोई गड़बड़ी कोई व्यक्ति पॉइंट आउट कर रहा है, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि उस गड़बड़ी की इंक्वायरी करके उसको ठीक करे। किसी बीएलए की, किसी पॉलिटिकल पार्टी के कोई, ये सब बातें टेक्निकल बातें हैं जो हम इसीलिए पब्लिक डोमेन में आप लोगों के माध्यम से बताते हैं कि हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उन्हें भी पता लगे और आम जनता को भी पता लगे कि ये सब फर्जीवाड़ा फ्रॉडगिरी हो रही है। जो चुनाव आयुक्त ये बोल रहे हैं कि बीएलओ ने हमारा सहयोग नहीं किया, कोई सहयोग का कानून में, किताब में कोई वो सहयोग के बारे में लिखा ही नहीं है। वो तो शिकायत करते हैं कि बेईमानी हो रही है, चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों ने बेईमानी की है। ये काम है बीएलएस का, वोटर लिस्ट बनाना, वोटर में से नाम काटना, वोटर में नाम सही रखना जिम्मेदारी है, वरना जेल जाने के प्रावधान है इलेक्शन कमीशन के सारे अधिकारियों के। तो ये जिन लोगों को नहीं पता उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए बात चल सकती है, हमसे नहीं चलती हैं ये बातें। तो सब लोगों को समझना चाहिए पूरी तरीके से चुनाव आयोग जिम्मेदार है। बिहार में 65 लाख वोट कटे हैं तो चुनाव आयोग जिम्मेदार है। वो सब भ्रष्ट अधिकारी
जो पिछली वोटर लिस्ट में ये नाम थे, अगर गलत थे तो पहले उनको जेल में भिजवाने का काम है। जैसे 4 अधिकारियों के खिलाफ वेस्ट बंगाल में चुनाव आयोग लिख रहा है ना कि इनको सस्पेंड करो और ये सब करो। बिहार के नहीं, पूरे देश के भ्रष्ट जो इलेक्शन के अधिकारी हैं, ERO, सब जेल जाएंगे अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। हमने FIR कराने के लिए अदालत में पिटीशन डाल रखी है, उसमें एफिडेविट भी दे रखा है और जवाब नहीं मिल रहा है इलेक्शन कमीशन को और दिल्ली पुलिस को कोई अदालत में देने के लिए। बहुत जल्दी FIR भी दर्ज होगी और इसका इंतज़ार नहीं किया जाएगा कि कब सरकार बदलेगी। अभी जेल जाने के लिए तैयार रहें सारे भ्रष्ट अधिकारी, चाहे बिहार के हों या कहीं के भी इलेक्शन के भ्रष्ट अधिकारी जेल जाने के लिए तैयार रहें। अब तो हमें सबूत भी और मिलते जा रहे हैं और जर्नलिस्ट भी जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करके जो सबूत इकट्ठे कर रहे हैं वो भी हम अपनी FIR में लगा के अब अरेस्ट होने का काम और FIR दर्ज होने का काम होना शुरू होने वाला है। अब चुनाव अधिकारियों पे कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी, टॉप से लेके बॉटम तक होगी। कोई ज़रूरत नहीं है चुनाव सरकार बदलने की। हाँ, ये ज़रूर है कि एक झटके में कार्रवाई होगी जब सरकार बदल जाएगी, लेकिन जो कानून के रास्ते से हम लोग जो मेहनत करके काम करते हैं वो हम कर रहे हैं। बिहार में भी अगर चुनाव जीतना है अभी भी तो, और बीजेपी की 22 सीटें आएंगी अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो 22 से ज़्यादा 23 भी आती है, मतलब बेईमानी हुई है बिहार के इलेक्शन में। तो उसके लिए मतपत्र से चुनाव कराना सबसे नितांत आवश्यक है। ये जो वोट चोरी का आंदोलन चल रहा है ये कल्मिनेट यानी कि समाप्त होगा पेपर बैलेट के जब पेपर बैलेट से वोटिंग शुरू होगी, वरना चोरी और धांधली करने की कार्रवाई जारी रहेगी पूरी तरीके से, तभी रुकेगी जब पेपर बैलेट से चुनाव हो। हाँ, दूसरी तरह की भी धांधलियाँ होती हैं वो भी रोका जाएगा, लेकिन पेपर बैलेट की जो धांधली है, जो मशीनों के द्वारा धांधली होती है, वो पेपर बैलेट से रुक सकती है। और अगर पेपर बैलेट से चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। मुट्ठी भर सीटें आएंगी, फिर उनकी कभी भी सीट आ ही नहीं सकती। सर जो आप दावा कर रहे हैं कि 22 आएगी, 23 आई तो बेईमानी समझो, तो ये तो सर एक वो हुआ ना कि जो उनको मैंडेट दे रहा है या वोट दे रहा है, जो उनका समर्थक है, उनका भी कहीं ना कहीं अपमान हुआ, उनकी भी भावना ठेस हो सकती है। नहीं, उनकी भावना पूरी होंगी ना। जो लोग वोट देते हैं वो 22 सीटें जिताएंगे उन्हें, उनकी भावना का उतने ही लोग वोट दे रहे हैं उन्हें, ये मैं बता रहा हूँ आपको। अभी भी तो दे ही रहे हैं लोग। तो आपके पास क्या है, कोई आंकड़ा है, सर्वे है, क्या कुछ, किस आधार पे आप कह रहे हैं? मोदी जी किस आधार पे बातें करते हैं? मोदी जी तो देखिए, RSS और बीजेपी के लोग तो झूठ ही बोलने के लिए जाने जाते हैं ना, सच बोल ही नहीं सकते, उनकी तो क्षमता खत्म हो जाती है। इस बारे में तो किसी को शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम झूठ बोल ही नहीं सकते। दोनों में फ़र्क है ना, ये बात तो माननी पड़ेगी सबको, इसमें तो किसी को कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। हम लोग, वरना अगर हम सच्चे नहीं होते, देखिए मैं कोई भी बात करता हूँ लॉजिकली, ये आपको थोड़ी अटपटी लग रही होगी बात, हम लोग तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और उनके सारे भ्रष्ट अधिकारी, ED, CBI और ये सब लोगों के हमारी जान के पीछे पड़े हुए हैं ना, रेड भी करते हैं, सब भी करते हैं। तो अगर हम बेईमान होते, अगर हम लालची होते, तो मोदी जी और अमित शाह जी की तारीफ करते या उनके खिलाफ बोलते? ये सबसे बड़ा सबूत है कि वो लोग सच नहीं बोल सकते और हम सच बोल रहे हैं अपनी जान हथेली पे लेके भी। ये सबसे बड़ा सबूत होता है। इतने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ, इतने दुर्दांत और ख़तरनाक और जालिम लोगों के सामने अगर हम खड़े हैं तो ये हमारी सच्चाई का सबूत है। हमारे पास भी तो रास्ते हैं ना। अगर हम बेईमान हो, अगर हम लालची हों, अगर हम डरपोक हो, तो हम भी ये सब बातें नहीं करेंगे। कर रहे हैं तो हम ईमानदार हैं, देश के लिए, बाबा साहब के संविधान के लिए लड़ रहे हैं। ये हमारी सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत है। अब दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा ग्राउंड पे टच में मैं ही रहता हूँ। मैं 6 महीने पहले जो बात बताता हूँ वो 6 महीने, साल भर बाद सब लोग क्यों मानते हैं? ये आंदोलन के लिए हम कब से बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होना है, अदालतों में कुछ नहीं होना है, आंदोलन से सब होना है। अदालतें भी आंदोलन से बेटर होंगी, बेहतर परफॉर्मेंस करेंगी। ये चीज़ एक सुप्रीम कोर्ट के वकील खुद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ कब से कह रहा हूँ। ये जो वोट चोरी की बात हमने शुरू की थी 1.5 साल पहले, तब से कह रहा हूँ ना। और आज सबको माननी पड़ी ना, अब आंदोलन हो रहा है तो चीज़ें दुरुस्त हो रही नहीं हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से जो छोटे मोटे आदेश मिल भी रहे हैं, हालांकि उनसे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, वो मिल इसलिए रहे हैं कि आंदोलन हो रहा है। हम ही लोग लड़ के छोटे मोटे ऑर्डर्स लाए हैं, और हम लोग इतना बड़ा ऑर्डर ले आए थे छोटे मोटे भी कि सरकार को कानून बदलना पड़ा था। तो अगर आज हमारी बात सुन लेगी अपोजिशन पार्टी तो अभी बिहार जीतेगी। हाँ, हैंड्स डाउन। कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जनता नफरत कर रही है,
आरएसएस और बीजेपी से। ये है सच्चाई। हमें लोग रास्ते में रोक रोक के बोलते हैं कि आप लोग और संघर्ष करो और बोलो, और जो बातें मैं बोलता हूँ वो जनता से सुन के सीख के बोलता हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ बात नहीं बोलता हूँ। जनता ने मुझे बोला है बैलेट पेपर से चुनाव कराने हैं, हम उसी व्यक्ति को ईमानदार और शरीफ मानेंगे जो बैलेट पेपर की बात करेगा। ये जनता की आवाज़ है। आज सुन लें हमारी बात जो भी बड़े बड़े नेता हैं, या कल सुन लें। जनता सेटिस्फाई नहीं होगी ईवीएम से आप चुनाव कराओगे तो आप लोगों को ईमानदार नहीं मानेगी जो भी बैलेट पेपर के लिए लड़ाई नहीं लड़ता। ये बात है, ये माननी पड़ेगी। लेकिन सर आप लोग जो हैं प्रधानमंत्रियों गृह मंत्रियों इज्जत नहीं करते उनकी, आप वोट चोर बोल देते हैं और ये गलत बात डिग्रियां मांग लेते हैं। बिल्कुल गलत बात है आपकी। मोदी जी स्वयं प्रधानमंत्री के पद की इज्जत नहीं करते, उसकी बेइज्जती करते हैं वो रोज़। वो कैसे कर रहे हैं? सच ना बोल के, हर बात में सच नहीं बोलते वो। कोई उनकी ऐसी बात नहीं होती जिसमें सच बोले। हम लोग तो सिर्फ आईना दिखाते हैं कि देखिए मोदी जी ने ये बोला, ये सच नहीं है। मोदी जी ये कर रहे हैं, ये चोरी है। मोदी जी ये कर रहे हैं, ये डकैती है। मोदी जी ये कर रहे हैं, ये अमानत में खयानत है। ये हम लोग तो सिर्फ बताते हैं क्या कर रहे हैं वो। लेकिन ये बात सही है कि जब हम बताते हैं तो वो इतने गंदे घिनौने काम होते हैं कि वो चोरी डकैती और इस सब के शब्द जो होते हैं वो भी छोटे पड़ जाते हैं। हम लोग थोड़ी चोरी कर रहे हैं वोटों की। वोट की चोरी वो करें, हम बताएं भी नहीं। अभी तो फिर भी ये सब लोग लिहाज में बता रहे हैं। ये चोरी डकैती नहीं, अमानत में खयानत है जिसकी उम्र कैद सज़ा होती है। जिस चीज़ की रक्षा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी हो उसमें बेईमानी करना, उसमें चोरी करना, उसमें अमानत में खयानत करना भारत के संविधान के अनुरूप, भारत के कानून के अनुरूप डकैती से भी ज़्यादा सज़ा वाला अपराध होता है। तो मोदी जी और चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी अमित शाह जी डकैती से भी बड़ा अपराध कर रहे हैं। ये सब लोग तो शर्म कर करके चोरी ही बता रहे हैं अभी। चलिए सर, लास्ट मेरा एक सवाल है कि अब तो प्रधानमंत्री की डिग्री देने की ज़रूरत नहीं है। हाई कोर्ट भी कह चुका है, दिल्ली हाई कोर्ट। नहीं, अगर ज़रूरत पड़ भी जाएगी तो देंगे कहाँ से? जो चीज़ होती नहीं है वो दी कहाँ से जाती है? जो चीज़ है ही नहीं, जो है ही नहीं वो देगा कैसे कोई? बुनियादी बात ये है। तो यूनिवर्सिटी तो कह चुका है ना। ना, वो तो अमित शाह जी और ये जेटली जी दे चुके हैं। डिग्री की कॉपी तो दे ही चुके हैं ना। डिग्री की कॉपी तो खुद रिलीज़ है, लेकिन वो रिकॉर्ड में नहीं है। ये है मुद्दा। मुद्दे से भटक जाते हैं ना लोग, मुद्दे से भटका देते हैं। एक तो आरएसएस के और बीजेपी के स्लीपर सेल्स हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर तक बैठे हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि अपने स्लीपर सेल्स की बात सुनना जितना कम करते जाएंगे अपोजिशन पार्टी के लीडर, उतनी सही बात करेंगे और उतना जनता उनका साथ देगी। मोदी जी की डिग्री की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मोदी जी की डिग्री पब्लिक डोमेन में है कि नहीं है? उनके सबसे अभिन्न मित्र सखा और डिसाइपल ने तो दी है। अमित शाह जी ने तो डिग्रियां दिए तो दिए हैं, और क्या चाह रहे हो आप? मगर वो डिग्रियां नकली हैं। ये है सच्चाई। इस बात को कहना चाहिए, मोदी जी की डिग्री नकली है। मोदी जी ने झूठ बोला, झूठा एफिडेविट फाइल किया। ये है बुनियादी बात। डिग्री दिखाना बुनियादी बात नहीं है। ये लोग, वही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि हमारे नेता भी तो आरएसएस और बीजेपी के जो इनके स्लीपर सेल्स हैं उनके चारों तरफ से घिरे हुए हैं ना। ये प्रॉब्लम आ रही है सबसे बड़ी। नेता अगर अपने मन से बोलने लगे कि ये अपराध नहीं है, देखिए मैंने सबसे पहले से बोला हुआ है कि मोदी जी के पास कोई डिग्री नहीं है, ये कोई अपराध नहीं है। तो सर जब बगैर डिग्री के भी तो अकबर के पास कोई डिग्री थी, वो पढ़े लिखे थे। अकबर तो पढ़े लिखे नहीं थे ना, लेकिन कितने महान बादशाह थे, कितने बच्चे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो थे कि नहीं थे? अब पढ़ा लिखा होना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन झूठ बोलना, ये कहना कि मैं बहुत बड़ा फिलोसोफर हूँ, एमए बीए हूँ, जबकि तुम नहीं हो, ये है अपराध। इस अपराध को कोई हाईलाइट नहीं कर रहा। झूठा एफिडेविट फाइल करना है अपराध। प्रधानमंत्री के पद के लिए वो, मतलब उसकी छाया के लिए भी एलिजिबल नहीं है अगर वो इस प्रकार का झूठ बोलते हैं जनता को कि मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी हूँ, जबकि है नहीं। सीधे सीधे बताए मैं तो अनपढ़ हूँ, जैसा वो कई बार बता भी चुके हैं। जब वही मैं कहना चाह रहा कि जब एफिडेविट भरता है कैंडिडेट, लोकसभा का चुनाव कोई भी हो, उसमें एक क्लोज रहता है कि भाई अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री के, अगर जैसा आप बोल रहे हैं कि उनकी डिग्री फर्जी है, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? नैतिक रूप से देखा जाए और अगर कोई ईमान का जर्रा भी किसी के अंदर हो तो ये सबसे बड़ा अपराध है। जैसे वोट चोरी है ना, वोट डकैती या वोट की अमानत में खयानत है, ये उतना बड़ा अपराध है कि आप जनता को, और एफिडेविट के साथ फाइल करो झूठा, लेकिन ये जो जेल जाएंगे ना जितने समय के लिए,
ये जितने समय के लिए जेल जाना है मोदी जी और अमित शाह जी ने, जो जो उनके खिलाफ एलिगेशंस लग रहे हैं और जिनके सबूत पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं, उनसे सबसे छोटा अपराध है। इसमें तो कुछ साल के लिए जा पाएंगे ना, ये 6 महीने के लिए, साल भर के लिए। जो अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जी के साथ मिलके जो लाखों लाखों करोड़ की हेराफेरी की है, उसमें जाएंगे वो उम्र कैद, मतलब उम्र कैद क्या, सैकड़ों हज़ारों साल की सज़ा होनी है दोनों को, जो कानून में प्रावधान है। हज़ारों साल की, क्योंकि अपराध इतने किए ना, एक जगह थोड़ी, सारे पोर्ट, सारे एयरपोर्ट, सारी माइंस, सारे ये जितनी भी जगहें सब लूटी तो जा रही हैं। अडानी अंबानी जी ने कितनी कंपनी तो वो की होंगी एक्वायर, सब में अमानत में खयानत हुई है, सब में कॉन्स्पिरेसी हुई है, तो उसमें सब में उम्र कैद की सज़ा होगी। तो अगर 14-14 साल भी लगा ली जाए, तो अगर 1000 बार 14 साल की सज़ा होती है तो कितनी होगी, 14,000 साल। इतनी कंपनियों में तो धांधली की होगी ना मोदी जी, अमित शाह जी ने और अडानी अंबानी यूसुफ लुलू ने। इसलिए तो ज़िंदगी भी नहीं होती एक आदमी। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये ताउम्र अपनी नेचुरल लाइफ तक जेल बची ज़िंदगी जितनी भी है, इसलिए मैं दुआ करता हूँ इनकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत की, रोज़ मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, अडानी अंबानी, यूसुफ लुलू जी की, कि ये लोग बहुत लंबे समय तक ज़िंदा रहें, बहुत अच्छी सेहत से रहें, ताकि ये कम से कम 100 साल तो जेल में रह पाएँ। ये मैं दुआ करता हूँ इनके लिए हमेशा, ताकि 100 साल तक जनता जाने कि भ्रष्टाचारियों का ये अंजाम होता है। अगर ये लोग दुनिया में नहीं रहेंगे, अगर 50 साल कह रहे हैं कि राष्ट्रपति बन जाएंगे अब, नहीं जेल, राष्ट्रपति के खिलाफ तिहाड़ में जाके राष्ट्रपति बनना काफ़ी कठिन हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। ये कुछ भी बन जाएं, ये जाएंगे जेलों में, ये तय है, इसमें कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। सर मेरा लास्ट है कि आरएसएस को अब 25 में 100 साल पूरे हो रहे हैं, और जिस तरीके से कानून लाए जा रहे हैं, पुलिस को मजबूत किया जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि पुलिस स्टेट में बदलने की एक कोशिश है? नहीं, देखिए अभी एक तरीके से ये अन्याय जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, मतलब सर से ऊपर हो जाता है, तो जनता जाग खड़ी होती है। भारत की बड़ी सहिष्णु जनता है ना, बहुत बर्दाश्त करते हैं, बहुत लंबी रोप देते हैं हम सबको बर्दाश्त करते हैं। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, नाक से भी नहीं, सर से भी ऊपर जा रहा है, तो जनता अब जाग गई है। बिहार में आप उसका एक नमूना देख रहे हैं। अब दुनिया की कोई ताकत, ये किसी देश में जाके छुप जाएं, किसी पद पे चले जाएं, अब एक एक पैसे का हिसाब होगा। जो धोखाधड़ी की है देश की जनता के साथ। जीडीपी बताते हैं 4थी हो गई है हमारी। यही मैं आपको आखिरी बात बता के ख़त्म करता हूँ। जीडीपी तो देश की जनता ने मेहनत करके बढ़ाई है। जीडीपी कैलकुलेट करने का रास्ता क्या होता है? जीडीपी कैलकुलेट करने का रास्ता ये होता है कि जो 0.1% लोग हैं ना, जिन्होंने 50-60% देश की सारी संपदा अपने कब्जे में कर रखी है, उसको हटा दिया जाए, तब जो बची है, जो 40% या 30%, मैं तो बड़ा शर्मा के बोल रहा हूँ, जो 30% या 40% हिस्सा बचा है, वो 145 करोड़ की जनता से उसको डिवाइड करके देखो, तब पता लगेगा कि सब सहारा रीजन से भी कम जीडीपी, जो प्रति व्यक्ति की जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक जो इनकम ही लगा लें चले हम, तो वो जो सहारा की जो सबसे गरीब कंट्रीज़ है ना अफ्रीका की, उससे भी ज़्यादा कम भारतीयों की हो गई है। ये है असली जीडीपी। सारा पैसा लूट के तो अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों के पास चला गया ना, वो थोड़ी काउंट होता है हर एक व्यक्ति की आय में, या हर एक व्यक्ति की जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें थोड़ी काउंट होता है वो। इसको हटा के फिर आप कैलकुलेट करो, ये सच्ची निकलेगी। और ये जनता अब त्राही कर रही है, बख्शेगी नहीं आरएसएस और बीजेपी वालों को। नफरत की हद अब इस हद तक हो गई है, अब कोई नाराज़गी नहीं है, नफरत है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो बातचीत थोड़ा लंबी हो गई, लेकिन ज़रूरी है जुडिशियल सिस्टम को समझने के लिए और पुलिस सिस्टम को समझने के लिए, क्योंकि महमूद प्राचा साहब लंबे अरसे से इस फील्ड में काम करते आए हैं और वोट चोरी के खिलाफ भी एक लंबे अरसे से लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी आप लोग इनकी बात से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन जो सच है वो हमने आपको दिखाया। आप लोग क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।